नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें किताबों की कहानी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, ये प्रोफेसर शेर सिंह जी के जीवन पर सीरीज का आखिरी वीडियो है। आज हम बात करेंगे चौधरी देवीलाल और प्रोफेसर शेर सिंह के बीच आधी रात में मुलाकात की क्या स्थितियां तब थी और कैसे यह मुलाकात हुई थी, ये जानना बेहद रोचक होगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कांग्रेस के निष्कासित होते हुए उनको जब निष्कासन होता है तो 6 साल के लिए उनको कांग्रेस से निकाला जाता है, लेकिन प्रोफेसर शेर सिंह को जब कांग्रेस से निकाला गया तो 10 साल के लिए उनका निष्कासन हुआ था। इमरजेंसी में कांग्रेस और इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलने की इतनी सजा तो वैसे बनती थी। ये दूसरी बार तब कांग्रेस से बाहर आए थे। एक बार तब आए थे जब इन्होंने हरियाणा लोक समिति बनाई थी और दूसरी बार इमरजेंसी लगने के बाद। प्रोफेसर शेर सिंह अपनी किताब में लिखते हैं कि कांग्रेस दल के विधान में इतनी लंबी अवधि के लिए निष्कासन का कोई प्रावधान ही नहीं था, परंतु आपातकाल में इंदिरा गांधी जी की इच्छा ही संविधान की इच्छा बन गई थी। प्रोफेसर साहब ने अपने निष्कासन के संबंध में 2 जुलाई 1975 को एक पत्र कांग्रेस प्रधान को भी लिखा था। इस पत्र में प्रोफेसर साहब ने स्पष्ट शब्दों में लिखा कि कांग्रेस में नेता को आलोचना करना एक स्वस्थ परंपरा के रूप में चलती रही है। इस विषय पर कदाचित कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। आपका यह कदम नियमों की गलत व्याख्या के कारण अनुचित है। कांग्रेस पार्टी से जहां बड़े बड़े नेताओं को निकाला गया, वहीं आपातकालीन स्थिति में विरोधी दल के बड़े बड़े नेताओं को जेल में भी बंद कर दिया गया या अथवा नजरबंद किया गया। प्रोफेसर साहब से चौधरी बंसीलाल, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, दोनों ही रुष्ट थे। इसलिए समझा जा रहा था कि अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के साथ ही इनको भी जेल में जरूर डाला जाएगा। प्रोफेसर साहब का संपूर्ण परिवार प्रत्येक क्षण इस प्रतीक्षा में रहता था कि कभी भी प्रोफेसर साहब को घर से उठाया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। परंतु एक आश्चर्य रहा कि प्रोफेसर साहब को आपातकाल की अवधि में गिरफ्तार नहीं किया गया। हाँ, इनके निवास की निगरानी जरूर की जाती रही। प्रोफेसर साहब से जब इस विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद भी इस बात को समझ नहीं पाया कि मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। आपातकाल के दौरान एक बार प्रोफेसर साहब के पास चौधरी देवीलाल का संदेश आया कि वो उनसे मिलना चाहते हैं और रात के 2 बजे मिलेंगे। इन दिनों चौधरी देवीलाल नारनौल की जेल में बंद थे, परंतु स्वास्थ्य खराब होने के कारण नारनौल सिविल हॉस्पिटल में पुलिस की कड़ी निगरानी में इनका उपचार चल रहा था। रात को 2 बजे के लगभग प्रोफेसर शेर सिंह अपना एक चद्दर ओढ़कर चौधरी देवीलाल से मिलने के लिए पहुंचे तो चौधरी साहब ने उनका गले लगाकर उनका स्वागत किया। प्रोफेसर साहब और चौधरी देवीलाल की लंबी चौड़ी बातें हुई। चौधरी देवीलाल ने प्रोफेसर साहब को चलते समय हंसते हुए कहा कि प्रोफेसर साहब, आप तो लोकसभा में पड़े रहना, देखना मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री बनूंगा। चौधरी देवीलाल के जो वाक्य थे, उनका अर्थ प्रोफेसर शेर सिंह को बाद में समझ में आया कि आपातकाल में जेल की यात्रा करनी बहुत जरूरी थी। प्रोफेसर साहब के मन में हुआ कि आपातकालीन अवधि में राजनीतिक जीवन या राजनीतिक व्यक्तियों के लिए जेल में जाना बहुत जरूरी होता है। प्रोफेसर साहब का जेल में जाना लोगों के मन में यह संदेह उत्पन्न कर सकता था कि वो इंदिरा गांधी के साथ ही हैं और प्रोफेसर साहब को क्यों गिरफ्तार नहीं किया। यह गुत्थी आज तक अनसुलझी है, स्वयं प्रोफेसर साहब के लिए भी और उनके परिवार के लिए भी, उनको बंसीलाल ने क्यों गिरफ्तार नहीं करवाया। प्रत्येक लोकसभा की जो अवधि होती है, आप सबको पता है, 5 साल होती है, लेकिन आपातकाल में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 42वां संविधान संशोधन किया गया और इस अवधि को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। परंतु बढ़ाई हुई अवधि से लगभग 2 महीने पहले ही इंदिरा गांधी ने परिस्थितियों को अपने अनुकूल माना और इसके बाद लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी। चुनाव से पहले जेल में अथवा नजरबंदी में रखे गए नेताओं को फिर मुक्त कर दिया गया। मुक्त हुए नेताओं तथा जेल से बाहर रहने वाले इंदिरा कांग्रेस विरोधी नेताओं ने परस्पर मिल बैठकर एक दल बनाने का फैसला किया और इस तरह जनता पार्टी का नाम बना, जनता पार्टी सामने आई। इस नए दल का प्रधान कौन बने, इस प्रश्न पर विचार किया गया तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि हमें मिलकर चलना चाहिए और चौधरी चरण सिंह को इस नई पार्टी का प्रधान बनाना चाहिए, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जहां लोकदल के सर्वे सर्वा हैं, वहीं उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में उनका पूरा मान सम्मान है और वो सबसे विख्यात इसमें प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। ग्रामीण जनता का विश्वास उनको प्रधान बनाने से हमें फायदा होगा। अशोक मेहता ने यह बात मान ली थी, लेकिन और इसकी सूचना चौधरी चरण सिंह को भी दे दी थी, लेकिन जब चंद्रभानु गुप्त जो उत्तर प्रदेश के नेता थे, उनको इसका पता लगा तो उन्होंने बहुत विरोध किया। चंद्रभानु गुप्त के कारण ही जो पीछे लॉबी थी वो शहरी लॉबी थी और इस तरीके से यह बात सिरे नहीं चढ़ पाई और चौधरी चरण सिंह
फिर उप प्रधान बने और मोरारजी देसाई प्रधान बने। चौधरी चरण सिंह ने जब प्रोफेसर शेर सिंह उनसे मिले तो इस बात का उल्हाड़ा भी दिया। किसी ने चौधरी चरण सिंह के जो कान थे वो प्रोफेसर साहब के खिलाफ भर दिए थे, और इसके बाद जब प्रोफेसर साहब ने सारी स्थिति स्पष्ट की उनके सामने, तब भी चौधरी चरण सिंह का पेट नहीं भरा। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी की तरफ से झज्जर सीट के लिए प्रोफेसर साहब का जब नाम आया तो चौधरी चरण सिंह ने कहा कि इस विषय में सोचना होगा। चौधरी साहब की बात सुनकर टिकट देने वाली कमेटी दंग रह गई। सदस्य यह सोचते रहे कि प्रोफेसर साहब ने चौधरी साहब को पार्टी का प्रधान बनवाने की कोशिश की थी, लेकिन इनके टिकट में भी चौधरी साहब की अनुमति नहीं है। प्रोफेसर साहब को फिर अंततः टिकट दे दिया गया और पुराने संबंध थे, परंतु कुछ राजनीतिक व्यक्तियों ने चौधरी चरण सिंह के कान भर दिए थे। प्रोफेसर शेर सिंह के शब्दों में कहें तो प्रत्येक राजनेता कानों का कच्चा होता है, और करीबन यह बात सच भी है। चौधरी चरण सिंह का नाराज होने का एक दूसरा कारण भी यह था कि बहुत समय पहले चौधरी चरण सिंह ने प्रोफेसर साहब को कहा था कि भारतीय क्रांति दल में आप आ जाएं। भारतीय क्रांति दल में सम्मिलित होने का प्रोफेसर साहब के शुभचिंतकों का भी दबाव था, परंतु कांग्रेस को छोड़ना उनको पसंद नहीं था। तब इसे चौधरी चरण सिंह अंदर अंदर नाराज चल रहे थे। 1977 की लोकसभा चुनाव 16 था 20 मार्च 1977 को हुआ, और इस चुनाव में इंदिरा गांधी की पार्टी को पहले के अनुमानों के विपरीत हार का मुंह देखना पड़ा और बहुत बुरी तरीके से वो हारे। और प्रोफेसर साहब जो शेर सिंह जी थे वो झज्जर से चुनाव जीत गए और मोरारजी देसाई इस देश के प्रधानमंत्री बने। तो उनके मंत्रिमंडल में प्रोफेसर साहब को उम्मीद थी कि इस बार मेरा रैंक बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनको रक्षा राज्य मंत्री उसमें बनाया गया। रक्षा राज्य मंत्री के साथ प्रधानमंत्री ने अपने विज्ञान, तकनीकी, स्पेस और परमाणु ऊर्जा विभाग भी उनको देखने के लिए दिए, और इस दौरान उनको कुछ काम करने का अवसर भी मिला। हालांकि वो टेन्योर बहुत छोटा था जनता पार्टी की सरकार का। प्रोफेसर साहब के राज्य मंत्री बनने से पहले यह नियम था कि जो दुर्घटना मृत्यु होने पर सैनिकों का जो परिवार है उसको 50,000 रुपया क्षतिपूर्ति के रूप में मिलता था, जबकि साधारण नागरिकों को दुर्घटना में दी जाने वाली राशि जो थी उस समय 1 लाख रुपए थी। प्रोफेसर साहब ने इस विसंगति को दूर करने के लिए सैनिकों के लिए भी 1 लाख रुपए ये राशि करवा दी थी। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर साहब के कार्यकाल में सैनिकों को प्रोत्साहित करने के लिए एक अन्य काम भी हुआ था, और इनके कार्यभार संभालने से पूर्व कमीशन में 10% जो सीटें थी वो कार्यरत सैनिकों के लिए सुरक्षित थी। प्रोफेसर साहब ने इस कोटे को 10% से बढ़ाकर 25% करवा दिया, और इसका फायदा ये हुआ कि हरियाणा के बहुत सारे लोग फिर सेना में अफसर बने। इसके साथ ही उन्होंने छावनियों में नियुक्त होने वाले धार्मिक अध्यापकों के संबंध में भी सुधार करवाया। इनसे पहले किसी भी सैनिक को धार्मिक अध्यापक नियुक्त करवा दिया जाता था, लेकिन उसकी इच्छा होनी चाहिए कि वो बस धार्मिक अध्यापक बनना चाहता है, चाहे उसे संस्कृत का ज्ञान हो या ना हो। प्रोफेसर साहब ने इसमें फिर सुधार करवाया और संस्कृत की जानकारी वाले व्यक्तियों को धार्मिक अध्यापक नियुक्त करवाने का प्रावधान करवाया, जो आज तक चल रहा है। इस प्रकार फिर प्राज्ञ, विशारद और शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले व्यक्तियों के लिए भी सेना के दरवाजे खुले। प्रोफेसर साहब रक्षा राज्य मंत्री के रूप में 1977 से 1979 तक रहे, और अपनी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी जनता पार्टी के नेताओं की, उनकी वजह से फिर जनता पार्टी टूट गई और लोकदल घटक के नेता चौधरी चरण सिंह मोरारजी भाई के स्थान पर फिर देश के प्रधानमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह के मंत्रिमंडल में प्रोफेसर साहब को नहीं लिया गया। प्रोफेसर साहब समय के बदलाव को स्वीकार कर रहे थे, उन्होंने अपनी तरफ से भी कोई कोशिश नहीं की। हालांकि फिर चौधरी चरण सिंह जी की भी सरकार चली गई, और इसके बाद राजनीतिक परिस्थितियां बनी कि जनता पार्टी फिर ऐसे टूटती चली गई, और 1980 का जो लोकसभा चुनाव था इसमें प्रोफेसर साहब को जनता दल को की तरफ से उनको टिकट मिला, लेकिन ये चुनाव हार गए, और इसके बाद जीवन में इन्होंने चुनावी राजनीति की तरफ से अपना जो मुंह है वो मोड़ लिया। इस चुनाव से पहले जनता दल का 2 भागों में बंटवारा हो गया था और चुनाव के बाद पुनः 2 दल बन गए थे। 1980 के चुनाव के बाद जगजीवन भारतीय जनता पार्टी, लोकदल और जनता पार्टी घटक बन गए थे। ऐसी स्थिति में कुछ पुराने कांग्रेसियों को कांग्रेस में लाने की कोशिश शुरू हुई और प्रोफेसर साहब भी कांग्रेस में लौट आए। कांग्रेस में तब चौधरी भजनलाल का युग शुरू हो चुका था और प्रोफेसर शेर सिंह की वहां कोई जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंने खुद को फिर सामाजिक कामों में झोंक दिया। 1980 में प्रोफेसर साहब सर्वाधिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान चुने गए थे, और इसी साल वो अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन तक गए थे। 1982 में उन्होंने हरियाणा के हितों के लिए हरियाणा रक्षा वाहिनी का गठन किया था। चौधरी देवीलाल जब उप प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने प्रोफेसर साहब को पब्लिक सर्विस कमीशन का सदस्य भी बनाया। धीरे धीरे करके प्रोफेसर साहब
राजनीति से बिल्कुल कटते चले गए। जीवन में उन्होंने 2 चुनाव हारे, एक 1962 में विधानसभा का चुनाव जिसमें पंडित भोगदयाल शर्मा ने उन्हें हराया था, और दूसरा वह अंतिम 1980 का लोकसभा चुनाव जिसमें उनकी हार हुई थी। इस चुनाव में एक आर्य समाजी ही नहीं उन्होंने हराया था, स्वामी इंद्रवेश जी ने उनको हराया था। 11 अगस्त 1917 को झज्जर के बागपुर गांव में जन्मे प्रोफेसर शेर सिंह ने जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छुआ। 5 सितंबर 2009 को हरियाणा की राजनीति के इस बुलंद सितारे का निधन हुआ। 92 साल की उम्र तक जीने वाले प्रोफेसर शेर सिंह ताउम्र आर्य समाज के सिद्धांतों को उन्होंने माना और व्यसन रहित जीवन वो जीते रहे। तो ये थी दोस्तों प्रोफेसर शेर सिंह जी के जीवन पर हमारी कहानी, हमारी कोशिश। कुल 44 वीडियो इस सीरीज में हैं और उम्मीद करता हूं कि नए दौर के लोगों को प्रोफेसर साहब के जीवन से कुछ सीखने को मिला होगा और पुराने दौर के लोगों की यादें ताजा हो गई होंगी। अब कुछ साथियों ने यह इच्छा जताई थी कि सेठ छाजूराम जी के बारे में बताया जाना चाहिए। सोमवार से कोशिश रहेगी कि कुछ वीडियो जो सेठ छाजूराम जी पर भी मैं लेकर आऊं दोस्तों। 8 से 10 वीडियो उन पर बनाने की मेरी योजना है और इसके बाद फिर और किसी एक राजनेता के जीवन में झांकेंगे, उनकी बातें जारी रहेंगी। 3 बजे राजनीति की बातों का सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। इतना प्यार, सम्मान और स्नेह देने के लिए, आपका जो आभार प्रकट करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है दोस्तों। ये मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि पुराने दौर की बातें इस दौर में लोग इतना पसंद करेंगे, आपको इतना प्यार उसका मिलेगा। और ये अपने आप में एक माइलस्टोन बन गया है कि इतनी जो आज के दौर में जिस तरह की वीडियो चलती हैं, उस दौर में इतनी सभ्य सी चीजें, इतनी शिष्टाचार भरी चीजें, इतनी अच्छी बातों भरी जो चीजें हैं वो कम चलती है। लेकिन हरिभूमि टीवी पर इतना स्नेह आपका जो मिलता है उसके लिए सच में मेरे पास आपका आभार प्रकट करने के लिए शब्द नहीं है। ये प्यार बनाए रखिएगा। कुछ वीडियो सेठ छाजूराम जी पर इसलिए जरूरी हैं क्योंकि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो शॉर्टकट अपनाती है जीवन में, वो बिना मेहनत के बहुत कुछ हासिल करना चाहती है। लेकिन सेठ छाजूराम जी का जो जीवन था वो बहुत एक अनुकरणीय जीवन है। उनके जीवन में ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जो हमारे जो युवा हैं उनको नई दिशा दे सकते हैं, उनकी सोच को बदल सकते हैं। और सौभाग्य से मुझे उन पर जो किताब लिखी गई थी उसका एक हिस्सा बनने का मौका मिला था, उनके जीवन पर रिसर्च करने का मौका मिला था। तो उस किताब के वो जो अंश हैं, उस रिसर्च में जो निकल के आया था, उन पर बहुत अच्छे और प्रेरणादायी वीडियो बनेंगे दोस्तों। तो ये 8-10 वीडियो उनके बारे में देखेंगे। इसके बाद दूसरे राजनेताओं जो बचे हुए हैं हरियाणा के, उनके जीवन में हम आगे फिर उनकी यात्रा के बारे में चलते रहेंगे। I love Indus because I like Indus. I adore Indus. I admire Indus. I admire my school. I like Indus. Indus is different. आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का सर्वोत्तम संस्थान इंडस पब्लिक स्कूल।